गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग 11वीं कक्षा के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जैविक वर्गीकरण या जीवों में जो वर्गीकरण होता है उसको जानेंगे। इसके जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको हम लोग देखेंगे। यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इससे अंदर ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास हमारे स्क्रीन पर, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, आउटर प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरस इज, यानी वायरस का बाहरी प्रोटीन का जो आवरण होता है कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज विरियन, सेकेंड ऑप्शन इज वायरॉइड, थर्ड ऑप्शन इज कैप्सिड और डी ऑप्शन इज कॉट। तो देखते हैं इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। तो वायरस के बाहरी प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरस के बाहरी प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, तो आउटर प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरस इज कैप्सिड कहा जाता है। इस प्रकार का वायरस है ना, वायरस है। तो ये जो बाहरी आवरण जो होगा उसको कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउटर प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरस इज कैप्सिड। ऑप्शन नंबर थर्ड, कैप्सिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रोडक्शन कैन अकर विद इन मेंबर्स ऑफ, है ना, यानी प्रजनन निम्नलिखित के सदस्यों में हो सकता है। किस में हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीसीज यानी प्रजाति, जीनस मीन्स वंश, ऑर्डर मीन्स ऑर्डर, फैमिली मीन्स परिवार। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो रिप्रोडक्शन स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्ट reliably defined and occurs within members of the same species, है ना, यानी सेम स्पीसीज में ही क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, है ना, न कि जीनस, ऑर्डर और फैमिली में होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? स्पीसीज। तो ऑप्शन वन स्पीसीज यानी प्रजाति। क्या हो जाएगा? प्रजाति यानी स्पीसीज जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। प्रजनन विशेष रूप से लैंगिक प्रजनन सबसे विश्वसनीय रूप से परिभाषित है और एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच होता है, न कि वंश, है ना, न कि वंश, ऑर्डर, फैमिली या परिवार में होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 1 स्पीसीज यानी प्रजाति, है ना। चलिए
करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्पीसीज। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, one of the major components of cell wall of most fungi is, यानी अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति का एक प्रमुख घटक जो है इनमें से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज काइटिन, सेकेंड ऑप्शन इज पेप्टिडोग्लाइकेन, थर्ड सेलुलोज, फोर्थ हेमी सेलुलोज, है ना। तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज काइटिन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहाँ पर जो हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज काइटिन। ठीक है, तो काइटिन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज काइटिन, अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, नॉट पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, द प्रिमिटिव prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the, यानी जुगाली करने वाले जानवरों के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए जिम्मेदार आदिम प्रोकार्योट्स में शामिल है कौन कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इज हेलोफाइल्स, सेकेंड ऑप्शन इज थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्ड मिथेनोजेंस, फोर यूबैक्टीरिया। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द प्रिमिटिव प्रोकार्योटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम रूमिनेंट डंग आर मिथेनोजेंस, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिथेनोजेंस। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन थर्ड मिथेनोजेंस, ऑप्शन थर्ड मिथेनोजेंस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यानी जुगाली करने वाले पशुओं के गोबर से बायोगैस उत्पादन के लिए जिम्मेदार आदिम प्रोकार्योट्स मिथेनोजेंस होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है, वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाय, यानी जल प्रस्फुटन सामान्यतः निम्नलिखित के कारण होता है। किनके कारण होता है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन ग्रीन एल्गी हरे शैवाल के द्वारा, थर्ड ऑप्शन ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीला हरित शैवाल या हाइड्रीला के द्वारा होता है। तो देखते हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो वाटर ब्लूम्स ऑल्सो नोन एज एल्गल ब्लूम, है ना। वाटर ब्लूम्स जो होता है इसको क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज एल्गल ब्लूम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गल। पूछता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, एल्गल ब्लूम्स कहा
जाता है, एल्गल ब्लूम्स कहा जाता है। यानी वाटर ब्लूम को also known as algal blooms कहा जाता है, are generally caused by an overabundance of cyanobacteria BGA, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट ग्रीन एल्गी और हाइड्रीला, है ना। तो यहाँ पर ओवर एबंडेंट अत्यधिक प्रचुर मात्रा में हो जाने के कारण साइनोबैक्टीरिया के द्वारा जो होता है ना, तो वाटर ब्लूम्स कहा जाता है, वाटर ब्लूम्स होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो जल प्रस्फुटन सामान्यतः जो होता है वो नीला हरा शैवाल के कारण होता है, यानी ऑप्शन थर्ड ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए, और हम लोगों ने जाना कि इसको एल्गल वाटर ब्लूम को एल्गल ब्लूम्स भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे पूछ रहा है डायटम्स फिस्टुली और सेल इज मेड अप ऑफ, यानी डायटम फिस्टुला सेल किससे बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सिलिका, सेकेंड ऑप्शन इज मैग्नीशियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन इज लाइम यानी चूना, या फोर जो है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डायटम्स फिस्टुली सेल इज मेड अप ऑफ सिलिका नॉट मैग्नीशियम और लाइम, है ना। यानी कहने का मतलब है कि डायटम्स फिस्टुली सेल इज मेड अप ऑफ सिलिका के द्वारा बना होता है, न कि मैग्नीशियम और लाइम के द्वारा, ठीक है। तो और ये जो फ्रस्ट्यूल होते हैं मुख्यतः सिलिका से बने होते हैं। क्या होते हैं? जो एक यौगिक हैं जो इन्हें कांच जैसा रूप और मजबूती प्रदान करता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 सिलिका इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपसे क्या पूछ रहा है? इंटा अमीबा डिफर्स फ्रॉम अमीबा इज नॉट हैविंग, है ना। यानी इंटा अमीबा अमीबा से भिन्न है, इसमें नहीं है ना। क्या नहीं है ना, यानी दोनों में अंतर क्या है वो बतलाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस यानी केंद्रक, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यानी संकुचनशील रिक्तिका, सीडोपोडिया है ना नकली पादाफ जो होता है, इक्टोप्लाज्म। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इंटा अमीबा जो डिफर होता है फ्रॉम अमीबा प्राइमरीली इन द absence of a contractile vacuole, है ना। यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? absent होता है, which is used for osmoregulation in amoeba as entamoeba lives in an isotonic environment within the host colon, है ना। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना, संकुचनशील रिक्तिका। यानी इंटा अमीबा से किस प्रकार भिन्न है? यानी इनमें संकुचनशील और रिक्तिका यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के कारण इसमें, है ना। चलिए
तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंटा अमीबा डिफर्स फ्रॉम अमीबा, है ना। इंटा अमीबा डिफर होता है अमीबा से, किसके कारण, इसमें क्या नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेरेब्रल मलेरिया इज ड्यू टू, है ना, सेरेब्रल मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम विवेक्स, ऑप्शन इज देयर, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल, है ना। तो देखते हैं हम लोग इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्या होगा। तो सेरिब्रल मलेरिया एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल जटिलता है जो मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण होता है। ठीक है, यह एक गंभीर स्थिति है जो जिसके द्वारा व्यक्ति कोमा में जा सकता है और उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है ना, सेरेब्रल मलेरिया, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है इससे बच्चों, तो सेरेब्रल मलेरिया एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल जटिलता है जो मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण होता है और यह एक गंभीर स्थिति है जिसके तहत व्यक्ति कोमा में जा सकता है और उस मृत्यु का कारण भी बन सकता है। चलिए ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ओस्मो रेगुलेशन अकर्स थ्रू, यानी अमीबा और पैरामीशियम में परासरण नियमन निम्न के माध्यम से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सीडोपोडिया, सेकेंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, थर्ड न्यूक्लियस, फोर्थ जनरल सरफेस, यानी सीडोपोडिया संकुचनशील रिक्तिका नाभिक या सामान्य सतह के द्वारा परासरण नियमन होता है, किस माध्यम से होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर परासरण नियम यानी ओस्मो रेगुलेशन जो होता है, क्या होता है, तो परासरण नियमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के तरल पदार्थों में एक निरंतर परासरणवी दबाव बनाए रखते हैं जिसमें पानी और नमक का सांद्रता नियंत्रित करती है ना। वाटर और सोल्ट का जो सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है इन अमीबा एंड पैरामीशियम ओस्मो रेगुलेशन अकर्स थ्रू सीडोपोडिया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल न्यूक्लियस जनरल सरफेस। तो यहाँ पर इन अमीबा एंड पैरामीशियम ओस्मो रेगुलेशन द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग वाटर बैलेंस अकर्स प्राइमरीली थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, है ना। यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, contractile vacuoles which expels excess water from the cell। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना।
क्या करता है ये? पानी और नमक की सांद्रता को क्या करता है? नियंत्रण करता है ना। अमीबा और पैरामीशियम में परासरण नियमन जो है संकुचनशील रिक्तिका के माध्यम से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, माइकोप्लाज्मा इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन बिकॉज इट डज नॉट हैव, यानी माइकोप्लाज्मा को पेनिसिलिन द्वारा बाधित नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यौन प्रजनन, न्यूक्लियस यानी नाभिक या केंद्रक, राइबोसोम्स। तो यहाँ पर जो होता है, माइकोप्लाज्मा इज नॉट इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन बिकॉज इट लेक्स अ सेल वॉल, यानी इसमें सेल वॉल जो है नहीं पाई जाती है, विच इज टारगेट ऑफ पेनिसिलिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेल वॉल। ठीक है, ऑप्शन ए सेल वॉल की कमी होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या पूछ रहा है? अ बैक्टीरिया डिजीज इज मिसलेज यानी खसरा, ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग, रेबीज स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, क्या होता है? ठीक है, तो अ बैक्टीरिया डिजीज इज ट्यूबरकुलोसिस, है ना, यानी ट्यूबरकुलोसिस इज द बैक्टीरियल डिजीज। तो इनमें से ये जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज होता है। बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज होता है, जबकि अदर्स आर वायरल, जबकि और सारे जो ऑप्शन हैं वो वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है माइटोटिक apparatus इज absent इन, यानी माइटोटिक उपकरण जो है अनुपस्थित है, इनमें से किसमें अनुपस्थित है? ग्रीन एल्गी फर्स्ट ऑप्शन इज, यानी हरी शैवाल, फंजाई यानी कवक, बैक्टीरिया, हायर प्लांट्स यानी उच्च पौधे, इसमें से किसमें absent है ना। तो देखते हैं, the mitotic apparatus which includes structures like spindle fibers and esters is absent in bacteria because they are prokaryotic organisms that lack a nucleus and other organelles necessary for mitosis.
ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। द माइटोटिक एपरेटस विच इज इंक्लूड स्ट्रक्चर लाइक स्पिंडल फाइबर्स एस्ट्रस absent इन बैक्टीरिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी आर, ठीक है, यानी नीले हरे शैवाल जो हैं क्या हैं इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन इज एक्टिनोमाइसिट्स, सेकेंड यूकारियोट्स, थर्ड प्रोकारियोट्स, फोर्थ असेलुलर, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग बीजीए, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए, कभी कभी इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर, तो ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए भी या साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया आर क्या हो जाएगा, प्रोकारियोट्स, है ना। तो प्रोकारियोट्स मीन्स दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो है इसमें कमी पाया जाता है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी आर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 प्रोकारियोट्स। ठीक है, प्रोकारियोट्स, तो इसको बीजीए यानी साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, जो कि क्या होता है, प्रोकारियोट्स होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकारियोट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या पूछ रहा है, NIF जीन्स अकर्स इन, NIF मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो निफ जीन निम्न में पाए जाते हैं, पेनिसिलिन में, पेनिसिलियम में, राइजोबियम में, एस्परगिलस में, स्ट्रेप्टोकोकस में, किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है द NIF यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स विच इनकोड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन आर प्राइमरीली फाउंड इन राइजोबियम, है ना, प्राइमरीली फाउंड इन राइजोबियम में पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो द NIF यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स विच इनकोड एंजाइम्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन आर प्राइमरीली फाउंड इन राइजोबियम, अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन पेनिसिलियम एस्परजिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, ना कि पेनिसिलियम एस्परगिलस और स्ट्रेप्टोकोकस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, राइजोबियम में पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम में पाया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या पूछ रहा है, एंटीबायोटिक्स आर, यानी एंटीबायोटिक्स जो है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज मेडिसिन्स यानी दवाएं,
सेकेंड ऑप्शन टॉक्सिन्स यानी विष, जहर। थर्ड ऑप्शन इस प्लांट्स या पौधे हैं या सिरप्स हैं, क्या हैं, एंटीबायोटिक्स आर क्या हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो क्या होते हैं, मेडिसिन्स होते हैं। ठीक है, चलिए, एंटीबायोटिक्स आर क्या होते हैं, मेडिसिन यानी दवाएं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, मेडिसिन्स यानी दवाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है नाइट्राइट इज चेंज इनटू नाइट्रेट बाय, है ना, नाइट्राइट इज चेंज इनटू नाइट्रेट बाय, यानी नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नाइट्रेट इज कन्वर्टेड टू, यानी नाइट्राइट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, नाइट्रोबैक्टर, नॉट नाइट्रोजोमोनास, कोलेस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास के द्वारा, न कि नाइट्रोमोनास, कोलेस्ट्रीडियम और सीडोमोनास के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा बदला जाता है, चेंज हो जाता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदला जाता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर भी देखते हैं हम लोग इसको। चलिए, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटिस्ट, है ना, यानी साइनोबैक्टीरिया को इन नामों से भी जाना जाता है, स्वर्ण शैवाल, कवक, नीला हरा शैवाल, प्रोटिस्ट। किसके रूप में जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, BGA, है ना, साइनोबैक्टीरिया को किसके रूप में जाना जाता है, BGA, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड BGA, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या पूछ रहा है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, यानी वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज जीनस, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड स्पीसीज, लास्ट क्लास। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है ना, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज बायोलॉजी इज द स्पीसीज, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड
यानी थर्ड जो है हमारा क्या है, स्पीसीज यानी प्रजाति, ठीक है, प्रजाति है, ठीक है। यानी स्पीसीज यानी प्रजाति जीवों का एक समूह है जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। और यह जो स्पीसीज होता है जैविक वर्गीकरण का, है ना, पदानुक्रम प्रणाली में सबसे छोटा और सबसे विशिष्ट लेवल यानी स्तर है, ठीक है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्या हो जाएगा, स्पीसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या है, सिम्बायोटिक फ्यूजन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड, यानी शैवाल और कवक के सहजीवी संलयन को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइकन, सेकेंड माइकोराइजा, थर्ड फंजाई, फोर्थ एल्गी। लाइकेन, माइकोराइजा, कवक, शैवाल। तो देखते हैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन सही उत्तर जो है क्या हो जाएगा। द सिम्बायोटिक फ्यूजन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन, है ना, क्या हो जाएगा, सिम्बायोटिक फ्यूजन ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 19 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 लाइकेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए जो है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 20, नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेफ्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, है ना, यानी नग्न कोशिका द्रव्य केंद्रकीय और मृतजीवी निम्नलिखित की इनमें से किसकी विशेषताएं हैं, है ना। तो किनकी विशेषताएं हैं देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेक्ड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर इंडिकेटिव ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, है ना, यानी ऑप्शन 4 स्लाइम मोल्ड्स हो जाएगा, है कि नहीं। यानी ये मृतजीवी होते हैं, अर्थात मृत या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ से पोषक तत्व ये क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स आर ग्रुप ऑफ यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल्ड और अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मास, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का 4 स्लाइम मोल्ड्स, है ना। चलिए तो इसी के साथ आज की जो सेशन थी वो यहीं पे ख़त्म होती है। और यदि आपको ये सेशन अच्छी लगी हो तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इससे काफ़ी जानकारी मिले और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जोहार।